कहते हैं भूगोल नियति है, लेकिन हमेशा नहीं। और आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो दक्षिण कॉकेशस पर है। एक ऐसा क्षेत्र जो शायद इसी विचार को चुनौती देता हुआ सा लगता है। जी। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, भूगोल और आज की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब मिलकर एक बहुत ही जटिल, क्या कहते हैं, ताना बाना बुन रही हैं। बिल्कुल। आज हम इसी दक्षिण कॉकेशस क्षेत्र की परतें खोलेंगे, यहाँ की बदलती भू राजनीति पर बात करेंगे, कनेक्टिविटी यानी संपर्क मार्गों को लेकर जो एक जबरदस्त दौड़ चल रही है उस पर नजर डालेंगे, और इसमें खास तौर पर भारत और आर्मेनिया के बीच जो एक साझेदारी उभर रही है उसको समझेंगे। जी। और ये जो हमारा विश्लेषण है ये ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में छापे एक लेख पर आधारित है, जो यूपीएससी उम्मीदवारों और जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए काफी अहम हो सकता है। हाँ, ये विषय काफी महत्वपूर्ण है आजकल। तो दक्षिण काकेशस मतलब आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, इलाका छोटा है लेकिन यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बिल्कुल चौराहे पर है, तो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण। और पिछले कुछ सालों में यहाँ काफी उथल-पुथल भी हुई है। जैसे 2020 का वो नागोर्नो काराबाख युद्ध, हाँ। फिर वहां से करीब 1.25 लाख जातीय आर्मेनियाई लोगों का विस्थापन हुआ, और फिर सितंबर 2023 में अजरबैजान ने पूरे इलाके पर सैन्य कब्जा कर लिया। जी, एक बड़ी मानवीय त्रासदी भी थी वो। हाँ, और इन घटनाओं ने जो शक्ति संतुलन है उसे बाकू यानी अजरबैजान के पक्ष में काफी झुका दिया है, और इसमें तुर्की का खुला समर्थन भी रहा है। बिल्कुल, तुर्की का रोल बहुत बड़ा रहा है इसमें। और यहीं से कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं, जैसे आर्मेनिया का जो पारंपरिक सुरक्षा गारंटर रहा है रूस, वो क्यों अब पीछे हटता दिख रहा है। इस खाली जगह को भरने के लिए कौन कौन सी ताकतें जोर लगा रही हैं, और इन सब के बीच ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी होड़ अचानक इतनी तेज क्यों हो गई है। चलिए इसी जटिल तस्वीर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले ये जो बदलता भू राजनीतिक परिदृश्य है, 2020 युद्ध के बाद अजरबैजान की स्थिति मजबूत हुई, ये तो साफ दिख रहा है। इसमें तुर्की का कितना बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, तुर्की का समर्थन बहुत अहम रहा है, सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी। ड्रोन तकनीक वगैरह का इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है, आर्मेनिया और रूस के संबंधों में जबरदस्त गिरावट। अच्छा। हाँ, रूस जो CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और आर्मेनिया का पारंपरिक गारंटर माना जाता था, वो नागोर्नो काराबाख में अपने सुरक्षा दायित्व निभाने में मतलब एक तरह से नाकाम रहा। रूसी शांति सैनिक वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी जाति सफाई हुई और बाद में वो सैनिक हट भी गए। इतना ही नहीं, जब 2021 से 23 के बीच अजरबैजान ने आर्मेनिया के अपने सॉवरेन इलाके के करीब 200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया, तब भी रूस या CSTO ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। तो क्या ये मान लें कि रूस अब इस क्षेत्र से पूरी तरह बाहर हो गया है, या उसका प्रभाव खत्म हो गया है? देखिए, पूरी तरह से बाहर कहना शायद जल्दबाजी होगी। आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा अभी भी है। प्रभाव बेशक कम हुआ है, लेकिन रूस इस क्षेत्र को इतनी आसानी से छोड़ेगा ऐसा लगता नहीं। हो सकता है भविष्य में वो फिर से अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, फिलहाल एक तरह की आप कह सकती शक्ति शून्यता तो बनी है। और इसी शून्य को भरने की कोशिश शायद तुर्की कर रहा है। खासकर ये जो एक जिक्र आता है जंगेजुर कॉरिडोर का, ये इतना विवादास्पद क्यों है और तुर्की के लिए इसका मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। तुर्की के लिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो इसे अजरबैजान के रास्ते, कैस्पियन सागर और फिर मध्य एशिया के जो तुर्क भाषी देश हैं उन तक एक सीधी पहुंच के तौर पर देखता है। अच्छा। जिसे वो एक बड़ी तुर्क दुनिया या पैन टर्किज्म के विचार से जोड़ता है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे तुर्की से तुर्क दुनिया तक एक नई एकीकरण रेखा तक कह दिया था। विवाद इसलिए है क्योंकि ये कॉरिडोर आर्मेनिया के दक्षिणी स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरने का प्रस्ताव है, और अजरबैजान चाहता है कि इस पर आर्मेनिया का कोई नियंत्रण न हो। मतलब ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉरिडोर हो, और ये आर्मेनिया की संप्रभुता का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। समझ गया। तो तुर्की की इन महत्वाकांक्षाओं पर उसके पड़ोसी ईरान का क्या रुख है, क्योंकि ये कॉरिडोर तो ईरान की सीमा के भी बहुत नजदीक है। बिल्कुल, और ईरान के लिए ये एक बेहद संवेदनशील मामला है। दक्षिण कॉकेशस उसके राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान अपनी सीमाओं की सुरक्षा और जो परिवहन मार्ग हैं उनको लेकर चिंतित है, खासकर आर्मेनिया के साथ जो उसकी सीमा है उसको लेकर।
उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि आर्मेनिया की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन या आर्मेनिया ईरान सीमा में किसी भी तरह का बदलाव उसकी रेड लाइन है। वो तुर्की के बढ़ते प्रभाव को भी जाहिर है शक की नज़र से देखता है। अच्छा, और इस जटिल समीकरण में बाकी खिलाड़ी कहाँ फिट होते हैं? जैसे इजराइल है, यूरोपीय संघ है, अमेरिका। हाँ, कई और खिलाड़ी भी हैं। इजराइल का अजरबैजान के साथ काफी पुराना रणनीतिक और सैन्य तकनीकी रिश्ता है, मतलब तेल के बदले हथियार और टेक्नोलॉजी। हाँ, सुना है। यूरोपीय संघ ने आर्मेनिया की स्थिरता और विकास में मदद करने की कोशिश की है, जैसे यूएमए यानी ईयू का नागरिक पर्यवेक्षक मिशन भेजा गया सीमा की निगरानी के लिए, लेकिन उसके पास कोई सैन्य हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। हाँ, फ्रांस जरूर आर्मेनिया को हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। और अमेरिका? हमने ट्रिप यानी ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी का कुछ जिक्र सुना था। क्या ये जमीनी हकीकत को कुछ बदल रहा है? देखिए, अमेरिका के अपने भू राजनीतिक हित हैं, खासकर रूस, ईरान और तुर्की के संदर्भ में। उसने मध्यस्थता की कोशिशें भी की हैं। वो जो 8 अगस्त 2025 की वॉशिंगटन घोषणा थी, वो एक अहम कदम था। हाँ, इसमें आर्मेनिया के रास्ते। लेकिन आर्मेनियाई संप्रभुता के तहत अजरबैजान और नख्चिवान के बीच संपर्क मार्ग की बात थी, और अमेरिकी कंपनियों यानी ट्रिप की भागीदारी का भी जिक्र था। इसने फौरी तौर पर सैन्य तनाव कुछ कम किया, लेकिन ये कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है, और ये कैसे लागू होगा इस पर अभी सवाल हैं। और राष्ट्रपति अलियेव अभी भी जंग-ए-ज़ूर कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे चिंता बनी रहती है। हाँ, कुल मिला के ये क्षेत्र वाकई कई बड़ी ताकतों के हितों के टकराव का एक अखाड़ा सा बन गया है, और इसी टकराव के बीच ये जो कनेक्टिविटी यानी रास्ते बनाने की होड़ है, ये एक नए ग्रेट गेम की तरह दिख रही है। यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस कहानी में। यूक्रेन युद्ध, फिर स्वेज नहर में जो रुकावटें आईं और दुनिया भर में जो भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, उसने एशिया और यूरोप के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्गों की तलाश बहुत तेज कर दी है। अच्छा? और अचानक से ये छोटा सा दक्षिण कॉकेशस एक अहम ट्रांजिट हब के तौर पर उभरा है। और इस खेल में नए खिलाड़ी भी आ गए हैं, जैसे चीन और भारत का भी जिक्र होता है। बिल्कुल। चीन की मौजूदगी तो बहुत तेजी से बढ़ी है। उसने जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया तीनों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर ली है। जॉर्जिया में चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। वहाँ फ्री इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, सड़कें हैं और सबसे अहम अनाक्लिया डीप वाटर पोर्ट का विकास, जो शायद चीन से यूरोप तक का सबसे छोटा समुद्री रास्ता बन सकता है। चीन मिडिल कॉरिडोर में भी निवेश कर रहा है, जो चीन को मध्य एशिया, अजरबैजान और जॉर्जिया के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। लेकिन चीन का इस जंगेज़ुर कॉरिडोर पर क्या रुख है? क्या वो तुर्की के साथ है इसमें? चीन का रुख थोड़ा कह सकते हैं अस्पष्ट है। एक तरफ उसे कनेक्टिविटी बढ़ने से फायदा तो होगा, खासकर अगर ये उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो शायद मध्य एशिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव और ये जो पैन तुर्कवाद का विस्तार है, उसे लेकर थोड़ा असहज भी हो। उसने अभी तक आर्मेनिया में कोई खास बड़ा निवेश नहीं किया है। और भारत INSTC यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की बातों हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। दक्षिण कॉकेसस इसमें कहाँ फिट होता है? हाँ, INSTC भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और भारत इसके संस्थापकों में से एक है। दक्षिण कॉकेसस में इसके 2 मुख्य रास्ते दिखते हैं। एक तो है जो ईरान और अजरबैजान के रास्ते रूस तक जाता है जी। दूसरा, जो शायद अब ज्यादा आकर्षक लग रहा है, वो ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया के रास्ते यूरोप और रूस भी तक जाता है। अनुमान यह है कि अगर ये चालू हो जाए तो ये भारत से यूरोप का सबसे छोटा रास्ता होगा। इससे लागत काफी कम हो सकती है, शायद $2 प्रति टन प्रति किलोमीटर तक। अच्छा। और आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत में जो नई सड़क बन रही है, उससे यात्रा का समय कहते हैं 1 घंटा 20 मिनट से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाने की उम्मीद है। तो भारत के लिए आर्मेनिया वाला रास्ता ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो छोटा है? नहीं, सिर्फ छोटा होने की वजह से नहीं, इसके पीछे रणनीतिक कारण भी है। कुछ भारतीय विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान का जो करीबी सहयोगी है अजरबैजान, उस पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय एक मित्र देश आर्मेनिया के जरिए एक वैकल्पिक रास्ता होना भारत के हित में है। ये रास्ता स्वेज नहर की जो बाधाएं उनसे भी मुक्त होगा और भारतीय निर्यात के लिए यूरोप का एक भरोसेमंद गेटवे बन सकता है। लेकिन इस रास्ते में भी तो अपनी चुनौतियां होंगे। ईरान पर प्रतिबंध है, अस्थिरता है।
हाँ बिल्कुल, चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध है। दूसरी इस क्षेत्र की जो अस्थिर सुरक्षा स्थिति है, हमने हाल ही में ईरान इजराइल के बीच तनाव देखा। और तीसरी, आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत पर अजरबैजानी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है, खासकर अगर ये ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर का मुद्दा ज़्यादा गर्माता है। और यहीं पर वो टकराव फिर सामने आ जाता है। अजरबैजान का ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर बनाम आर्मेनिया का क्रॉसरोड्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट, ये दो अलग अलग विजन कैसे हैं? ये सिर्फ दो रास्तों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग क्षेत्रीय दृष्टिकोणों का टकराव है। ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर, जैसा कि अजरबैजान चाहता है, वो आर्मेनिया की संप्रभुता को नज़रअंदाज करते हुए एक बाहरी नियंत्रण वाला रास्ता होगा, और वो इसके लिए बल प्रयोग की धमकी भी देता रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ आर्मेनिया का क्रॉसरोड्स ऑफ पीस प्रस्ताव है। वो कहता है कि सारे रास्ते संबंधित देश की संप्रभुता के तहत होने चाहिए, चाहे वो पूर्व पश्चिम हो या उत्तर दक्षिण। आर्मेनिया किसी भी बाहरी गलियारे का सख्त विरोध करता है, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है, और ईरान के साथ जो उसकी महत्वपूर्ण सीमा है उसको भी खतरे में डालता है। वो जो वॉशिंगटन घोषणा हुई थी, उसने इस पर कुछ स्पष्टता लाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने कहा कि अभी भी अनिश्चितता है। अगर मान लीजिए ये ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर बन जाता है अजरबैजान की शर्तों पर, तो इसके परिणाम क्या होंगे? अगर ये अजरबैजान की शर्तों पर बनता है, तो ये INSTC का जो आर्मेनियाई खंड है उसे लगभग असंभव बना देगा। इससे क्षेत्र में तुर्की और अजरबैजान नियंत्रित मार्गों का ही दबदबा रह जाएगा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान का जो एक राजनीतिक सैन्य गठजोड़ बन रहा है उसे और मजबूत करेगा। हाँ, ये भारत के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल, हमने देखा है कि इस गठजोड़ ने भारत के हितों के खिलाफ भी काम किया है। जैसे पहलगाम हमले के बाद तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये कॉरिडोर पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और संघर्ष का एक नया कारण बन सकता है। देखिए, किसी भी बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के लिए स्थिरता पहली शर्त है, और ये कॉरिडोर उस स्थिरता के लिए ही एक बड़ा खतरा है। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति है। इन सबके बीच भारत और आर्मेनिया के रिश्ते इतनी तेजी से कैसे गहरे हो गए? क्या ये सिर्फ कनेक्टिविटी का ही मामला है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बेशक कनेक्टिविटी एक पहलू है, लेकिन भारत आर्मेनिया संबंधों में ये जो मजबूती आई है, ये पिछले कुछ सालों में, खासकर 2020 के युद्ध के बाद आई है। वैसे तो इसकी जड़ें ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों में भी हैं, जो पहली सदी ईसा पूर्व तक जाती हैं। 1995 में दोनों देशों के बीच एक मैत्री और सहयोग संधि भी हुई थी। अच्छा। लेकिन 2020 के बाद हालात बदले। अजरबैजान को पाकिस्तान के खुले समर्थन ने भारत और आर्मेनिया के बीच साझा चिंताएं पैदा की। इसके बाद उच्च स्तरीय यात्राओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। भारत के विदेश मंत्री येरेवन गए, फिर आर्मेनिया के विदेश और रक्षा मंत्री भारत आए। सहयोग के नए तंत्र बने, सैन्य अताशे का आदान प्रदान हुआ, और सबसे अहम, रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा। रक्षा सहयोग, ये बात वाकई ध्यान खींचती है। सुनने में आया है कि भारत अब आर्मेनिया का एक प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। कोई $1.5 बिलियन से ज्यादा के सौदे हुए हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही जानकारी है। 2022 के बाद से भारत ने आर्मेनिया को कई महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां सप्लाई की हैं। इसमें भारत में बने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है, एंटी टैंक मिसाइलें हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, आर्टिलरी गन है, और एंटी ड्रोन सिस्टम भी शामिल हैं। तो एक तरह से भारत ने रूस की जगह ले ली है हथियार सप्लाई में। काफी हद तक हाँ। ये आर्मेनिया की रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। अब भारत कोई सुरक्षा गारंटी तो नहीं दे रहा या रूस से मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन ये दिखाता है कि आर्मेनिया अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता, और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए आगे आया है। इस साझेदारी का दोनों देशों के लिए क्या मतलब है रणनीतिक तौर पर? देखिए, आर्मेनिया के लिए तो ये अपनी रक्षा क्षमताओं में विविधता लाने का एक तरीका है, रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने का, और अजरबैजान के संभावित आक्रमण के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक तरीका है। भारत के लिए ये जो बढ़ता हुआ तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान सैन्य राजनीतिक गठजोड़ है, उसका मुकाबला करने में मदद करता है। साथ ही ये भारत के रक्षा निर्यात यानी मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देता है, और आर्मेनिया भारतीय हथियारों के लिए एक तरह का परीक्षण स्थल भी बन जाता है।
भारत ये भी जता रहा है कि उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र को उसकी रक्षा के लिए हथियार बेचने का अधिकार है। जाहिर है अजरबैजान इससे खुश नहीं होगा। बाकू की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई? हाँ, बाकू ने भारत और फ्रांस पर हथियारों की दौड़ बढ़ाने का आरोप लगाया है। भारत का जवाब यही रहा है कि उसे अपना रक्षा निर्यात बढ़ाने और एक स्वतंत्र देश की मदद करने का अधिकार है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आर्मेनिया को अपनी वायु रक्षा, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, तोपखाना और खासकर ड्रोन विरोधी क्षमताओं को बहुत मजबूत करने की जरूरत होगी, और शायद भारत इसमें मदद कर रहा है। और रक्षा के अलावा क्या और भी क्षेत्र हैं जहां सहयोग बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और डायस्पोरा संबंधों में भी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं और अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जैसे आर्मेनिया ने हमेशा कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया है और हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ था उसकी भी निंदा करते हुए भारत का साथ दिया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि दक्षिण कॉकेशस एक बेहद अहम लेकिन उतना ही अस्थिर क्षेत्र है। यहाँ भू राजनीतिक रस्साकशी बहुत तेज हो गई है, जिसके केंद्र में ये कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं, चाहे वो विवादास्पद ज़ेंगिज़ुर कॉरिडोर हो या फिर NISTC और आर्मेनिया का क्रॉस रोड्स ऑफ पीस जी। और इस सब के बीच भारत आर्मेनिया साझेदारी खासकर रक्षा क्षेत्र में एक नई रणनीतिक अहमियत अख्तियार कर चुकी है, जिसके दूरगामी क्षेत्रीय प्रभाव हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके छोड़ता है कि दक्षिण कॉकेसस में रूस, ईरान, तुर्की, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत और चीन, इन सब के प्रभाव क्षेत्रों का ये जो नया संतुलन बन रहा है या पुनर्संरेखण हो रहा है, ये लंबे समय में मध्य पूर्व, मध्य एशिया और यूरोप की पूर्वी सीमाओं को कैसे आकार देगा। जो भी ताकतें इस क्षेत्र की पारगमन क्षमता का सही इस्तेमाल कर पाएंगी, उन्हें बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक फायदा मिलेगा। लेकिन किसी भी फायदे के लिए, चाहे वो कनेक्टिविटी हो या व्यापार, सबसे जरूरी चीज इस क्षेत्र की स्थिरता ही बनी रहेगी। बिना स्थिरता के कोई भी बड़ी परियोजना, कोई भी बड़ा विजन सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये थी दक्षिण कॉकेशस की जटिल भू राजनीति और भारत आर्मेनिया संबंधों पर हमारी गहन चर्चा। यूपीएससी उम्मीदवारों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल या विचार हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी और निष्पक्ष चर्चाएं आपके लिए लाते रहेंगे।